हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए आप लोगों के साथ संपर्क में नहीं आ पाया। चलिए बात को शुरू करते हैं। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ या जो आज का हमारा डिस्कशन है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप का होता है, इसका यूटिलिटी क्या है, इससे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में और नीट में। इन तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक्सपेक्टेशंस कितना है, ये सारी बात करेंगे और पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ देखूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इससे अगर बात की जाए एग्जाम्स में तो 2 से 3 न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जे मेन की बात करें तो 2 न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन एक तो डेफिनेटली आता ही आता है और एक जे एडवांस में आता है। हर साल का पैटर्न रहा है। और नीट में भी 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं जे मेंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन प्योरली प्रोजेक्टाइल मोशन से आता है और दूसरा उसके लिंकेज के साथ आता है ना। जे एडवांस में तो लिंकेज होता ही होता है, वहां तो टॉपिक्स का लिंकेज होता है। यस और नो, डेफिनेटली। तो अगर मैं मैकेनिक्स हो गई, रे ऑप्टिक्स हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया, रोटेशनल हो गया और सेंटर ऑफ मास हो गया, इनसे मिलकर क्वेश्चन बनते हैं जेई एडवांस में। कैसे? सीओएम का क्या मतलब है कि जब एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो अपने ट्रेजेक्टरी में कहीं एक्सप्लोड हुआ इंटरनल फोर्स के कारण या इंटरनल रिएक्शंस के कारण, तो 2 टुकड़े या 3 टुकड़े बने। एक टुकड़ा वर्टिकली फॉल हो गया या रिवर्स बैक हो गया अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, दूसरा टुकड़ा कहाँ जाके गिरेगा, कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या क्या मोमेंटम हो सकते हैं, क्या क्या वेलोसिटीज होगी, कितनी रेंज होगी, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। एक प्रोजेक्टाइल जिसको फेंका हमने तो क्या करेगा वो 2 इक्वल हाइट्स को क्रॉस करेगा डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या थी। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में है। तो यूटिलिटी इस टॉपिक की मैं बात करूं तो मिनिमम 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और 3 क्वेश्चन तब जब उसके टॉपिक का लिंकेज हो जाए मैग्नेटिज्म के साथ। स्प्रिंग लगा दिया और फिर उसको रिलीज कर दिया तो वो क्या करेगा, फेंकेगा, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। जब वो रिलीज होगा तो वही पोटेंशियल किसको दे देगा, काइनेटिक में। रे ऑप्टिक्स में जहां हमने प्रोजेक्टाइल फेंका उसके बेस में एक मिरर लगा हुआ है, तो उसके इमेज की ट्रेजेक्टरी का क्या हाल होगा, ये भी बात हो सकती है। तो मल्टी लिंकेज टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे तो ये किसका है, 2D का टॉपिक है ना, 2D का टॉपिक है। अगर अपन बात करें तो 11th का जो स्टार्टिंग का 2D मोशन होता है वहीं इस पर बात की जाती है। लेकिन इस टॉपिक को बाद में भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस की बात आ रही है वहां पर ये देखा जाता है। और इसमें यही नहीं, इसमें जो हम टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, तो अगर मैं कहूं तो पूरा ये आज का डिस्कशन का एजेंडा है ना। तो मल्टी लिंकेज टॉपिक है ये, और एडवांस में भी इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और मेन से भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम कंटेंट कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत ही कॉमन है ना, लेकिन इसको हम उस फार्मूले से नहीं निकालेंगे जो आपकी बुक्स में दिया गया है ना। अलग तरीके से आएगा वही रिजल्ट, लेकिन हम वेक्टर यूज करेंगे, हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे, हम नॉर्मल फार्मूले से इसको नहीं करने वाले हैं। रेंज की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये तो तीनों टॉपिक बोर्ड के लेवल पे और नीट के लेवल पे आपको कराया ही जाता है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा, इसका मुझे कोई डिस्कशन ज़्यादा मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसके रिजल्ट काम आने वाले हैं। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ इससे क्वेश्चन आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ये क्या होती है ना। और किसी भी पॉइंट पर ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन यानी ड्यूरिंग द फ्लाइट, किसी भी पॉइंट पर आपसे इसकी क्या पूछी जा सकती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी जा सकती है, इसकी बात करेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में 2 तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। इसमें 2 केस मिलेंगे आपको। एक तो जब ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया जाए तब कैसे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, यस। और एक जब वेलोसिटी दे दी जाए तब कैसे निकालना है।
एक सर्टन एंगल दे दिया जाएगा वहां पर, तो दो केस बनेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे। एक केस एग्जाम में डेफिनेटली फंस जाएगा अगर यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया तो। डिस्प्लेसमेंट एट ए जनरल पॉइंट निकालना है, वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट निकालना। प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकेंगे तो किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, ये सारी चीज भी इसमें हम डिस्कस करने वाले जनरल पॉइंट पर ड्यूरिंग द फ्लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। और अगर आपने देखा हो अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और अगर आपने देखा हो कि टॉर्क, जेई मेंस के बच्चे जानते हैं इस बात को कि टॉर्क से हर लगभग 2 साल से तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ ही रहा है इसमें, है ना, कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और टॉर्क का एक फोर्स है, और वो फोर्स कौन है, कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे हम, डेफिनेटली mg कंसिडर करेंगे। तो उसके द्वारा जो टॉर्क अबाउट ओरिजिन, इस पर भी बात करेंगे, है ना। एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, जो मैंने कहा था कि जब फेंका जाता है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, कोई ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर अगर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि बाहर से कुछ उसको हथौड़ा मार के हम नहीं तोड़ रहे हैं, उसका इंटरनल फोर्सेस के कारण टूट रहा है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। और एक्सप्लोजन और सेंटर ऑफ मास, इतना कंटेंट आज के इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। तो ये एक बेसिक इंट्रो था इस लेक्चर का, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं हम, है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक एक चीज को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो चलिए बात को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चलिए डिस्कशन का पहला पार्ट, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पहला था क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, है ना, लंबे समय के बाद डिजिटाइजर पर कुछ ऐसी हैंड राइटिंग आ रही है मेरी, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें कि ये, और इसके पहले मैं कुछ एजम्पशन बता देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को छोड़ो, पहले कुछ एजम्पशन ले लेते हैं अपन, है ना। क्या क्या एजम्पशंस लेने हैं हमको। इसको आज क्या हो गया, एजम्पशंस को लेते हैं। तो पहला एजम्पशन में लेता हूं यहां पर कि जब भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम रखना है, बहुत कम रखना है। किससे, स्केप वेलोसिटी से। नहीं तो 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो क्या होगा, वो ग्रेविटी को पार कर जाएगी, वो फिर लौट के ही नहीं आएगी, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। ये हम कंसिडर नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी जो है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम रखना है हमको, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम रखना है, डेफिनेटली ये भी हमें एजम्पशन रखना है। और फिर भी ऑप्टिमम 100, 200, 400 ऐसे रख सकते हैं हम, है ना। ये वाली स्पीड ऐसा कोई सर्टन नहीं है, लेकिन ये वाली चीज रखनी है हमको। तो ये हमारा एक दो एजम्पशंस रख रहे हैं कि स्केप वेलोसिटी, नहीं तो ये क्या बन जाएगी, फिर स्केप वेलोसिटी बन जाएगी तो बाहर ही चला गया, ग्रेविटी के बाहर, तो फिर क्या मतलब निकला। ऑर्बिटल में अगर इस स्पीड से फेंक दिया तो क्या प्रोजेक्टाइल बनेगा, नहीं, वो तो इलिप्टिकल पाथ में क्या करने लगेगा, अर्थ के आसपास चक्कर लगाने लगेगा। जैसा कि हमारा क्या होता है, प्लैनेट, या प्लैनेट को छोड़िए, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो होते हैं। चलिए, दूसरा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेग्लेक्ट करेंगे। तीसरा के बाद चौथा एजम्पशन आपका ये रहना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद रोटेशन ऑफ अर्थ को हमें नेग्लेक्ट करना है, रोटेशन को नहीं लेना है उसमें। उसके बाद रोटेशन ऑफ और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को भी कंसिडर नहीं करना है हमको, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को भी नहीं कंसिडर करना है। और चौथे के बाद पांचवा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है कि एयर ड्रैग को भी हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, ये सिर्फ जेईई मेन और नीट की बात कर रहा हूँ। एडवांस में एयर ड्रैग के कंसिडरेशन पर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ एयर ड्रैग को कंसिडर करेंगे हम। लेकिन जेईई मेन या इन पे अगर बातें आती है तो आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इतनी बातें क्लियर है ना। तो ये तो हमें एजम्पशन लेके चलना है। सिर्फ तो कंसिडर क्या करना है, फिर सभी हम नेग्लेक्ट कर रहे, तो कंसिडर हमको करना है, कंसिडर हमको क्या करना है, कंसिडर करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। कहीं कहीं 9.8 लिया जाता है मीटर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं कहीं सिंप्लिसिटी के लिए 10 भी ले लेते हैं हम, 10 भी ले लेते हैं, वो मुद्दा नहीं, जानते हैं आप लोग। लेकिन
ध्यान रही, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये जी कंसिडर हम कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ यहां नहीं होता है। अगर मान लो कि ये तो जी ऐसे लग रहा है, बिल्कुल। अब मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या तो डाउनवर्ड लगा दी, या अपवर्ड लगा दी, या हॉरिजॉन्टल लगा दी। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेशन कितना आता है, QE/m। ये अभी जो 11th में ही आए बच्चे वो डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आप 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहाँ पर डेफिनेटली ये एक्सीलरेशन आ जाएगा और ये समझ में आ जाएगा। या जो लोग ड्रॉपर है वो अगर पढ़ रहे हैं इसको तो कोई बात ही नहीं, उनको तो समझ में आता है कि एक्सीलरेशन कहाँ आया। तो यही एक्सीलरेशन फिर इसके साथ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन डिवाइड करके हम आज इसी लेक्चर में ये सारी कहानी करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा ये है, और यही किसी वाटर के अंदर प्रोजेक्टाइल हो गई है ना, समुद्र के अंदर चले गए, वहां से प्रोजेक्टाइल फेंका एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, वहां पर वाटर ड्रैग आएगा जैसा कि एयर ड्रैग होता था, है ना। फिर उसके कारण भी कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें, ये पूरा प्रोजेक्टाइल जे एडवांस में ऐसा भी बनता है भाई साहब कि ये एक पूरा कंटेनर है, कंटेनर है ना, कंटेनर है, और इसमें हमने प्रोजेक्टाइल फेंका तो भी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से जुड़ने वाली कहानी है। तो ये पूरा एक एजम्पशंस था जो हमारे लेक्चर को डिसाइड कर रहा था। ठीक है, तो चलो एक एक बात को आगे चल के समझ लेते हैं, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की पहली मैं कहानी आपको समझा ही देता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है ना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से किसी पॉइंट से फेंकते हैं, है ना, अंडर द ग्रेविटी, है ना, अंडर द ग्रेविटी, तो यहाँ देखिए जब ये mg नीचे लग रहा है ना, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करो तो अगर ऐसे फोर्स लग रहा है और ऐसे ही अगर वेलोसिटी है तो ये एक्सीलरेट होगा। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो डीएक्सीलरेट होगा। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर होकर ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन ये तीनों ही केस नहीं, पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर, तीनों ही केस नहीं है। केस ऐसा है कि वेलोसिटी ऐसी है और फोर्स जो लग रहा है आपका वो किसी एंगल से लग रहा है, फोर्स ऐसा ना लग के किसी एंगल से लग रहा। तो इस केस में क्योंकि परपेंडिकुलर भी फोर्स नहीं लग रहा है, परपेंडिकुलर भी एक्चुअल में फोर्स तो कुछ और लग रहा है, इसके कारण इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ये इसका रीजन है ना, पैराबोलिक हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर। चलिए ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अब हम थोड़ी सी यहाँ पे मैं क्लीन करके बात करता हूँ। तो चलिए कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो जो ट्रेडिशनल कल्चर है ऑलरेडी यू नो दैट, है ना, कि सेकंड इक्वेशन को वर्टिकल, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ आपके सामने तो ये u वेलोसिटी है ना, ये एक सर्टन एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो इसके दो कंपोनेंट एवरीवन, है ना, सभी को पता है। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो ये u cos थीटा होने वाला है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है, वो कंपोनेंट कौन सा होगा, u sin थीटा होगा। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। फिर ये अलग अलग पॉइंट्स पे ये थ्रो होकर जाएगा, तो जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा, है ना, हिट कर जाएगा। ये वाला एंगल थीटा होगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो भी डिस्टेंस कवर करेगा ये ड्यूरिंग द मोशन, ये क्या कहलाएगा, रेंज। और जितनी हाइट पर चढ़ेगा वो मैक्सिमम हाइट कहलाई जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो ये u sin थीटा। अब यहाँ जो गिरेगा ये, तो ये भी क्या आ जाएगा, u, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपके पास u cos थीटा आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई ही आपके पास एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या, नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट जो है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, ये क्या होगा, अनएक्सिलरेटेड होगा, न तो ये कम होगा न बढ़ेगा। यानी क्योंकि एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेफिनेटली ये वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहने वाली है। अब वर्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यू वाई आपके पास कितना हो गया है, यू साइन थीटा हो गया है ना, ये यू साइन थीटा हो चुका है। और इसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन की बात करूं तो ये कैसा हो चुका है, जी हो चुका है। और ये माइनस जे की तरफ एक्ट कर रहा है। जे जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो एक्चुअल में है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द एक्स एक्सिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर से, है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए।
चलिए तो अब आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं कि ये यू आई ए वाई, तो इसके दो तरीके हैं, है ना। वेक्टर लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें अगर हम, चलो ये ट्रेडिशनल इक्वेशन तो पता ही है आपको, एस वाई यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, है ना। यहाँ से निकालेंगे तो देखो ये जिस पॉइंट पर था वापस उसी पॉइंट पर हमारा प्रोजेक्टाइल आके बैठ गया, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको हम जीरो पुट कर देते हैं और यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा, तो ये लिख भी देते हैं। तो ये तो जीरो हुआ, ये यू साइन थीटा हुआ, बिल्कुल हुआ, और टी और ए वाई कैसा है, माइनस है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से टी की दो वैल्यूज आपके पास आ जाती है, एक तो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और एक आ जाएगी आपके पास कौन सी आ जाएगी, टू यू साइन थीटा बाई जी, या दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो टू यू साइन थीटा क्या, यू वाई वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो इसके दो पोजीशन, ये पहली पोजीशन कहाँ है, ये पहली पोजीशन आपके पास यहाँ है, दूसरी पोजीशन कहाँ है इसकी, ये यहाँ पे है ना। ये सब जानते हैं आप लोग, मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा, हालांकि कर दी बात, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअल में ये बात नहीं है। अगर आप मुझे बताइए एवरेज एक्सिलरेशन क्या होगा, जी होगा। तो अगर एक्सिलरेशन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूँ अपान टोटल टाइम में, है ना, टी, तो देखिए यहां पर यू साइन थीटा है और ये वाला कंपोनेंट कितना है, ये भी माइनस यू साइन थीटा आ गया, ये वाला क्या आ गया, माइनस यू साइन थीटा आ गया ना, ये वाला माइनस यू साइन थीटा आ गया, है ना, और ये तो यू कॉस थीटा है। तो पहले जब ये वेलोसिटी यहाँ थी तब इसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी, यहाँ वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई, और ये अपवर्ड से डाउनवर्ड करी किसने, जी ने करी, तो ये लिख दिया मैंने जी। तो और वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया, डेल्टा वी लिखेंगे ना हम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी कितना आया, यू साइन थीटा माइनस ऑफ यू साइन थीटा, है ना, माइनस ऑफ यू साइन थीटा बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू यू साइन थीटा, है ना, क्या आ गया, टू यू साइन थीटा, और अपान में क्या चला जाएगा, जी चला जाएगा, है ना, अपान में जी चला जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। देखो, तो आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके और प्रोसेस में समझाता हूं, है ना। तो यहीं कर लेते हैं, तो ये वाली कहानी क्लियर हुई, है ना। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास निकल कर रेंज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा, तो ये मैंने लिख दिया यू कॉस थीटा, और टाइम कितना लिया इसने, इतना टाइम लिया, टू यू साइन थीटा बाय जी टाइम लिया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास आर हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वेयर बाय जी। तो या तो ऐसे लिख दो कि साइन टू थीटा बाय जी लिख दिया, है ना, और यू स्क्वायर इसके साथ ही जिंदा रहेगा, ये आर आ गई अपने पास, है ना। दूसरा तरीका है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आ गया यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसी रेंज को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू यू एक्स यू वाई बाई जी। ये फार्मूला भी कई बार यूज होगा जब वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा, तो है ना, यानी ये वेलोसिटी आपको आ गई टू आई प्लस थ्री जे कैप, है ना, कैप में लगाना है, ऐसा दिया गया। तो डायरेक्टली रेंज कितनी लिख दूंगा, एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, एक्स कंपोनेंट टू इंटू टू, वाई कितना है थ्री बाई जी, तो यहाँ से जो भी आ जाए वो आंसर आ जाएगा थीटा, है ना। ये अगर मैं बात करूँ तो यू एक्स डेफिनेटली यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी यू नो दैट कि यहाँ यू साइन थीटा है, जब ये लैंड करेगा तो अभी हाल निकाला हमने कितना आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा, और ये यू कॉस थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टू यू वाई अपान जी, या लिख सकते हो टू यू साइन थीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, एवरीवन नो दैट। हाइट की अगर मैं बात करूँ,
तो हाइट में क्या करेंगे, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, है ना, या यू साइन थीटा, या यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g, ये हाइट आ जाएगी। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज भी आपको 2ux यू वाई बाय जी, या दूसरा फॉर्म इसका आपको पता ही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ ध्यान ये रखना है इस फार्मूले में कि इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो डी आर बाय डी थीटा कर दूंगा मैं, है ना, और इसको जीरो के इक्वेट कर दूंगा। तो 2 थीटा मुझे मिलने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम हाइट कैसे थीटा मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। जब 45 पे इसको थ्रो किया जाएगा तभी आर मैक्स मिलेगा, मुझे मैक्सिमम हाइट पे मिलेगा। अगर उससे कम या ज़्यादा फेंका जाएगा, ज़्यादा एंगल से फेंकेंगे तो भी पास में आ जाएगा, कम एंगल से फेंकेंगे तो भी पास में आ जाएगा, लेकिन एक ऑप्टिमम एंगल से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, ये मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, ये 45 पे भेजा जाता है। तो ये वाली चीज़ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। ये वाली चीज़ें बेसिक फार्मूले इसके हैं, और ऑलरेडी इसकी बात कर ही रखी मैंने, है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। रेंज यू साइन थीटा ऐसे ले लो इसको, तो इसको ज़्यादा बेस्ट रहेगा सॉल्व करने का, कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाएगा तो इसको आगे चल के एक तरीके से और भी मैं समझाऊंगा, है ना, और भी तरीके से मैं समझाऊंगा इसको। तो इसमें पहली चीज़ आ रही है आपके पास की टाइम है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इस पर आपको कॉम्पिटेटिव एंगल से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो भी कर्व अगर आया, कैसा भी कर्व अगर आया, तो उस कर्व का एक अपना क्या होगा। एक अगर यहाँ मैं बात करूँ कि ये अगर मैंने फेंका तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा, तो ये कर्व है, तो यहाँ एक क्या बन जाएगा, इस कर्व को उस पॉइंट पर ये कर्व कितना मुड़ा हुआ उसको मानकर मैं एक यहाँ पे कर्व खींचूंगा तो सर्कल बनेगा। यहाँ एक मैंने किया तो इसका एक कर्व बना, यहाँ पे अगर मैंने खींचा तो यहाँ पे, यानी कर्विलिनियर चीज़ें जो होने वाली है यहाँ। तो देखो इस पॉइंट पे कर्व को स्टैंडर्ड मान के, कर्व को मानकर मैंने वहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, है ना, तो उस सर्कल की जो रेडियस होगी वही उस कर्व की रेडियस होगी, तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो यहाँ मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस साइड बाहर करता हूँ, है कि ये एक मान लो कि सर्कल है, आपने ड्रा किया, तो यहाँ ये पॉइंट है, तो इसको फोर्स कैसे लगने वाला, नीचे की तरफ लगने वाला, mg, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर मान लो कि मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए आप, जब ये एंगल कितना बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा होगा, और इसको फेंका कितने से गया है, फेंका इसको थीटा एंगल से गया है ना। जब इसको प्रोजेक्शन किया गया था तब थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा हो तब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ये बताना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए यहाँ पर ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स है ना, ये mg लग रहा है। अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में समझते हैं कि इस सर्कुलर मोशन भी क्या बन रहा है, ड्रा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है और जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है ac, ये दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और इसका रिलेशन हमको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय क्या होता है, r, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करता है, उसको स्पीड को घटाता या बढ़ाता नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं ये वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दूं, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और इस फार्मूले को यूज़ कर लूँगा मैं। बट ये फार्मूला मुझे कितना दिया गया है, अल्फा एंगल दिया गया है, अल्फा एंगल दिया गया है, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये मैंने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट को थोड़ा सा ज़्यादा तक खींच दिया, ये वाला टेंजेंट, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और इसको मैंने पीछे तक ड्रा कर दिया, है ना, ये मैंने खींचा, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हुआ, अल्फा हुआ, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये अल्फा एंगल हुआ, ये वर्टिकल, और ये एंगल कितना होगा फिर, ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये पूरा ये भी 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। नहीं ऐसा नहीं, अरे ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की दिया, आप जानते हैं, या इससे देख लीजिए, ये वी AC पर परपेंडिकुलर है ना, वी AC पर परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये टोटल 90 है, तो ये अल्फा को होना,
चलो, तो एम जी का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, यही ना वो इंक्लाइन प्लेन पे एम जी साइन थीटा आता है। तो ये वाला जो आ गया ये एम जी साइन अल्फा आ गया और इधर को आ गया है एम जी कॉस अल्फा आ गया, है ना, एम जी कॉस अल्फा आ गया। ये फोर्स को रिजोल्व कर रहे हैं। अगर एक्सीलरेशन लेंगे तो एफ इक्वल टू एम ए से कंपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली एम एम से कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, जी कॉस अल्फा। तो इसके अलोंग जो आ रहा वो कितना आ रहा, जी कॉस अल्फा एक्सीलरेशन आया। वी, अब वी अननोन है मेरे लिए, वी अननोन है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था तो ये यू वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, तो इधर भी कितनी होगी, यू कॉस थीटा होने वाली है। लेकिन हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट कर ही नहीं रहा है, और जब वो एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी अनचेंज रहने वाली है। यानी v कॉस अल्फा मस्ट भी क्या होना चाहिए, u कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ax क्या है, जीरो है, ax क्या है, जीरो है, किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहां से v का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपके पास, u कॉस थीटा बाय कितना होगा, कॉस अल्फा। ये वैल्यू यहाँ चिपका दीजिए वी स्क्वायर की जगह, तो ये आ जाएगा u कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा, है ना, ऊपर का पूरा लिख रहे हैं ना अपने, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। और देखिए अब, तो अगर ये आ गया कॉस थीटा अपान कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बाय कितना आ गया, कॉस अल्फा आ गया, कॉस अल्फा, है ना। अपान अभी कॉस अल्फा इसको मत लिखिए क्योंकि अभी अपन इस साइड से लाए नहीं है ना, तो ये आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली आर की वैल्यू, ये आर सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इधर ले आइए आर सी को, तो आर सी इधर आ गया, ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जी कॉस, तो ये कितना आ गया, जी कॉस क्यूब अल्फा आ गया आपके पास। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला। लेकिन ये केस 1 का फार्मूला है, ये केस 1 है मेरे पास, है ना, ये आपके पास आ रहा है केस 1 का फार्मूला। केस 2 के फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि वो क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। कि अगर मान लो कि आपके पास, है ना, सेम सिनेरियो में देखा जाए कि अगर ये इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आपको दिया जाए y इक्वल टू नथिंग बट ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया जाए इस टाइप से, यानी y इक्वल टू लेट से 3x दे दिया गया है, या वाट एवर कुछ भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में कैसे निकालना है आपको, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपान, है ना, 1 अपान क्या आ जाएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर, और इसकी पावर, है ना, कितनी हो जाएगी 3/2, और अपान में आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और इसका लेना है मॉड ऑफ। ये वाली कहानी आपको हमेशा याद रखनी है। और डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा आपको पता ही है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लो कि इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करा तो क्या मिला मुझे, क्या मिलेगा, a माइनस 2bx वाई डेस, है ना, या इसका दूसरा नाम क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यानी ये y डबल डैश, और ये कितना, ये तो 0 हो गया, और -2 भी हो गया। ये माइनस आया इस वजह से मैंने मॉड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली कहानी आपको लिखनी, लेकिन वहाँ तो एक्स टेन थीटा वगैरह वगैरह के फॉर्मेट में आएगा कुछ चीज़ें, तो वो आपको उस टाइप से उसको डील करना है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मामला था, तो इसके 2 केसेस बनते जो आपको डील करने आगे चलकर, है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ इसको लिखूँ तो देखिए ये u है आपके पास, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा u कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है। और मुझे मान लो कि यहाँ की बात करनी है, और यहाँ पर मैंने, है ना, s निकालना, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो s इज इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूँ, एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। एस एक्स कैसे लिखने वाला हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो क्या लिखने वाला हूँ, यू कॉस थीटा इंटू टी,
ठीक है। एस वाई कितना लिखना है वर्टिकल डायरेक्शन में, एस इजिकल टू यू टी प्लस आप एट स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, है ना। तो यू साइन थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो यू साइन थीटा इंटू टी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, है ना। ये जो आ गया कैसा आ गया, जे कंपोनेंट आ गया, ये कौन सा आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, बस स्क्वायर करके ऐड कर देना तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वेक्टर फॉर्म में तो ये एस एक्स वेक्टर प्लस ये एस वाई वेक्टर, है ना। तो आई और जे के केप में इसको ऐसे देख सकते हो। तो ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये जनरल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है ना। जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे लिखने वाले हैं, वेलोसिटी की अगर अपन बात करते हैं जनरल पॉइंट पर तो वो कैसे है, देखिए उसके अंदर कुछ नहीं करना है। उसके अंदर अगर मैं वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट में लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एक्स या वी वाई, मान लो कि यहाँ पर मुझे वेलोसिटी लिखनी है इसकी, है ना, वी लिखनी, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स चेंज होना नहीं होने वाला है, लेकिन वी वाई तो चेंज होगा ना। ये आ गया क्या, वी वाई, और वो कितना होगा, यू वाई कितने से डिक्रीज हो चुका होगा, माइनस जी टी से, माइनस जी टी से डिक्रीज हो चुका होगा। तो v को अगर या तो वी एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ v माना तो ये वी एक्स लिख दीजिए, पर दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है ना। तो ये तो लिख दिया वी एक्स का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर, है ना, और इस सब का अंडर रूट। तो ये एक जनरल पॉइंट पे क्या मिल गया आपको, वेलोसिटी मिल गई, है ना। जनरल पॉइंट पे एंगल पूछ देगा तो क्या लिख दोगे, टेन थीटा लिख दीजिए। तो ये कितना आएगा, वी वाई अपान वी एक्स, अरे ये वाली चीज़ आ गई ना, ये वी वाई और ये कितना हो गया वी एक्स, जो कि यू एक्स के क्या है, इक्वल है। तो वी वाई कितना हुआ, यू साइन थीटा, है ना, वी वाई कितना हुआ, यू साइन थीटा माइनस जी टी से डिक्रीज हुआ, अपान में वही वाला यू कॉस थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ से आप चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर ये टेन थीटा इतना एंगल बना रहा है, ये एंगल एक सर्टन दूसरा ले लो, थीटा डैश ले लो, जब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा होगा, थीटा डैश। ये वाली कहानी आपको इसमें करनी है। तो ये जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी और जनरल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी आती है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से जेई में सवाल बने हुए, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, है ना। तो यहाँ से अगर ये बात करें, ये मैंने इसको थ्रो किया, ये यू है, ये एंगल थीटा है ना, ये आपके पास दो कंपोनेंट है इसके, है ना, ये क्या है, दो कंपोनेंट। तो नो डाउट ये क्या हो गया, यू कॉस थीटा, और ये आ गया यू साइन थीटा, है ना। अब मुझे लिखना है टॉर्क, जे मेन में इस पे सवाल पूछा गया है ना, हर शिफ्ट में आया है और रिसेंट ईयर में आ ही रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखना हूँ, तो यहाँ पर मुझे मान लो कि ये v मिला और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया, ये वेक्टर हो गया r, है ना, ये वेक्टर हो गया r, और नीचे एक्ट कर रहा है mg एक्ट कर रहा है, किधर की तरफ, माइनस जे की तरफ, माइनस जे की तरफ। तो अगर हम लिखना इसको पसंद करें तो टॉर्क क्या लिखा जाता, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है। आर तो आर आपको दिख ही रहा है, ये वाला आर, और एफ वेक्टर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनके एंगल कितने कितने हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आर को तो अभी हाल हमने क्या लिखा, अभी हाल लिखा आपके पास सामने, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप, ये लिखा ना वेक्टर फॉर्म में, प्लस यहाँ लिख दीजिए यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये किधर आया, जे कैप, ये अभी हाल लिखा मैंने, अभी हाल देखा ना जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। तो ये तो आर आया, फिर क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद एफ, तो एफ लिख दिया मैंने, ये आ गया एम जी, और ये एम जी किधर की तरफ है, माइनस जे की तरफ है, तो इसको भी माइनस जे की तरफ लिख दिया। चलो, तो ये टॉर्क, है ना, ये वाला टॉर्क आ गया। तो अब जब इसके वेक्टर को खोलेंगे, हम वेक्टर को खोलेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, आई कैप,
क्योंकि एंगल जीरो होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। लेकिन आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई अलग अलग होगा, है ना। तो अब यहाँ से अगर आई का आई के साथ में जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो क्या हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। तो सिर्फ बचेगा कौन, ये बचेगा। तो ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आई केफ, और ये वाला भी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस जे केफ, है ना। ये वेक्टर का प्रोडक्ट हो गया और साथ में एम जी है इसे। तो अगर मैं लिखूंगा तो एम जी ये आ गया, और ये u, और ये क्या है t, और ये आ गया cos थीटा। अब देखिए i क्रॉस j क्या होता है, माइनस के, क्योंकि i क्रॉस j कितना हो गया, k हो गया, और ये माइनस लगा दिया कितना हो जाएगा, माइनस के, है ना। तो ये मेरा मिला मुझे टॉर्क, यानी अगर मैं इसको z एक्सिस बना दूं तो ये प्लस के को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ट होगा। वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ट होगा। तो ये अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो ये वेक्टर हट जाएगा, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो आपको डब्बे में बंद करके याद रखना है। टॉर्क ड्यू टू एम जी अगर पूछा जाए तो ये, लेकिन अगर वो, और ये किसके अबाउट ले रहे हैं हम, ओरिजिन के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, तो ये आ गया टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अगर एंगुलर मोमेंटम पूछ दे, जो कि पूछा ही है ना, तो वो क्या है, डी एल बाय डी टी इक्वल टू टाउ, डी एल बाय डी टी इक्वल टू टाउ, है ना। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगी। इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, टाउ की वैल्यू कितनी आ रही है, ये लिख ही सकते हो, एम जी यू टी कॉस थीटा इंटू डी टी, और ये पूरा इंटीग्रेशन। जब जीरो टाइम था तब एंगुलर मोमेंटम जीरो था, जब टाइम होके टी हो गया तो एंगुलर मोमेंटम एल हो गया। ये लिमिट डिसाइड कर दी। यहाँ से एल का रिजल्ट आपको मिल के आ जाएगा एम जी यू टी स्क्वेयर बाय टू, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा तो साथ में ही रहने वाला है ना, और माइनस के, है ना। डायरेक्शन को स्टिल मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, है ना, डायरेक्शन को मैं स्टिल कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, या इस रिजल्ट को यहाँ बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं, डी एल इंटीग्रेशन जीरो से एल तक, टाउ कितना था, एम जी यू टी कॉस थीटा, और के, है ना, या डी टी की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन जब ये जीरो था तो टाइम जीरो था, जब ये आपके पास टाइम टी हो गया तो यहाँ से एल का जो रिजल्ट मिल रहा है एम जी यू कॉस थीटा बाहर आ गया, और टी स्क्वायर बाय टू आपके पास आ गया, और स्टिल डायरेक्शन, है ना, के ही रह रही है। इस पर जेई मेन ने सवाल पूछा हुआ है, इस पर जेई मेन ने सवाल पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर इस पर मैं न्यूमेरिकल बनाने को कहूँगा, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल इसी स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा भी, बट स्क्रीनशॉट तो कितने ही हो जाते हैं, फिर कौन देखता है। चलो ठीक है, दो चीज़ हो गई। अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की भी बात कर ही लेता हूँ मैं, है ना, कि अगर मान लो कि मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका तो ये एंगल थीटा से फेंका, ये यहाँ हुआ। अब फाइनली इसका ये एंगल हो गया, यानी इस वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ये यू से ही गया तो ये एंगल थीटा। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। इसको बनाने वाला कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ मेरे पास, है ना। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन टू डू दिस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। सीधा इस प्रोजेक्टल की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास हो गई 2 से, 2 को आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर गया तो ये आ गया आपके पास जी थीटा, अपान में आ जाएगा u साइन थीटा, है ना। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की बात आ गई। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय अगेन इतने ही टाइम इंटरवल में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास है से जी थीटा अपान यू साइन थीटा बाय डेल्टा टी, अगेन वही टाइम ऑफ फ्लाइट, अगेन जी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये जो
चीज़ें हैं यहाँ से, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन की बात आई। तो ये दो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं। ये दो पैरामीटर जनरली आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बट इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है ना। और बहुत अच्छे से आगे भी और हम इसी चीज़ को डील करने वाले हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल, अरे वाह, इसी पर आ गया। देखो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है कि एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर एट 45 डिग्री विद द horizontal angular momentum of this particle of mass 1 kg about the point of projection after 1 second motion will be, है ना, इस मोशन के बाद will be 5n under root 2, मतलब ये ऐसा लिखा गया है 5n under root 2 इन SI यूनिट। तो n की वैल्यू बताएगी। तो क्या करना है, अभी हाल अपन ने क्या पढ़ा है, ऊपर का फार्मूला क्या लिखा है मैंने एंगुलर मोमेंटम का, इसमें ये लिखा है, कहाँ गया हो, ये एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाय 2 है ना। तो बस इसी को लगाना है। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखूं अबाउट ओरिजिन, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी यू है ना टी स्क्वायर बाय 2, और ये एंगल आ गया कॉस थीटा इक्वल टू आपको निकालना है ना। तो एम कितना है, देखो मास कितना दिया है 1 kg दिया है, तो मैं लिख देता हूँ 1, जी की वैल्यू 10, यू कितना दे रहा है 54 दे रहा है, लेकिन जी ले रहे हैं हम कितना 10, जो कि मीटर पर सेकंड में है। तो इस यूनिट को भी बदलना पड़ेगा। फैक्टर सभी को याद है, कौन सा फैक्टर है, 5/18। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है इनटू द मोशन कितने 1 सेकंड, तो टी की वैल्यू यहाँ कितनी डाल दूंगा 1/2। अब कितना आ रहा, कॉस कितना है 45 डिग्री, नथिंग बट 45 डिग्री को कितना होता है 1/√2। ये किसके बराबर है 5n/√2 को। तो √2 से √2 तो पहले कैंसिल कर दो, फिर क्या बचेगा 18 × 54, ये इससे कट गया, और ये कितना से बचा, ये 5 से बचा, तो ये 5 × 15, 5 × 15, 15 × 75 है ना। तो ये आ गया 75, और ये √2 से √2 कुछ नहीं, तो ये कितना कटेगा 5, 15 × 75। तो n की वैल्यू मुझे कितनी रिफ्लेक्ट हो रही 15 हो रही। अब ये जेई मेन में आया हुआ सवाल है, ये क्या आ रहा है जेई मेन में सवाल आया हुआ कैसा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए और पता किया जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये भी एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। और आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम आप ए पार्टिकल वेरी कर रहा है, कितना है ये वाला है। तो एल की वैल्यू आप कितने लिखेंगे 4√2 t + 8, और पूछा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वुड बी, मतलब क्या टॉर्क पूछ रहा है, और टॉर्क क्या होता है dl/dt। ये कैसे पता चला टॉर्क, क्योंकि टॉर्क का एक फार्मूला R×F होता है, और वहीं F इन्वॉल्व है। तो मुझे थोड़ा सा है ना ब्रेन में एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि किसका किसके साथ कैसा रिश्ता है ना, किसका किसके साथ कैसा रिश्ता है। अब वो तो आप जानते हैं है ना क्या है। तो ठीक है dl/dt, तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया है, t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो ये 4√2, और ये क्या बचा आपके पास टाउ बचा हुआ, जो कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4√2 इक्वल टू, अब ये f और r परपेंडिकुलर ले लीजिए, क्योंकि r sin थीटा आएगा, और r sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो f निकल जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि ये क्या चीज़ है, ये कुछ ऐसी चीज़ है ना। पहली बात तो ये चीज़ नहीं है, ये लाइन है। y = x tan थीटा, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी 10 कितना है tan थीटा कितना 1 है, यानी थीटा कितना 45 डिग्री है, यानी ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है -4, मतलब ये वाला 4 के मैग्नीट्यूड से। अब यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप करना है, क्योंकि पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्टिंग फोर्स, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, ओरिजिन के अबाउट, जो कि दिया हुआ है। तो टॉर्क आएगा वो भी किसके अबाउट आएगा, ओरिजिन के अबाउट आएगा डेफिनेटली। तो ये वाला आर परपेंडिकुलर हो गया मेरा, ये कौन सा हो गया, ये 45, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 45, ये 45, और ये तो 90 है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी स्टिल 45 है। तो ट्रिगो की कोई सी भी आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये 90 है, हाइपोटेन्यूस 4 है, तो साइन या कॉस आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो एंगल का सामने कितना sin 45 लगा दियो,
इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर यानी आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब 4। तो ऐसे आर परपेंडिकुलर कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पास, 4/√2, 4/√2। तो ये मुझे क्या मिला, आर परपेंडिकुलर। तो अगर आर परपेंडिकुलर आपको इतना मिल जाता है तो आगे की कहानी और भी आसान हो जाती है। कैसे, वो तो ऐसे ही होगी जैसे होती आई है सदियों से अभी तक, है ना। तो आर परपेंडिकुलर ये आ गया मुझे 4√2 इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर मैंने कितना निकाला, अगेन 4/√2, है ना। तो यहाँ से आपके पास 4 से 4 कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये कितना जब 4 से मल्टीप्लाई और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 4/√2 तो कट गया, यानी एफ √2 कितना हो गया 2 न्यूटन। यानी जो फोर्स एक्ट लग रहा होगा अलोंग द लाइन, फोर्स जो लग रहा होगा आपके पास वो कितना होगा 2 न्यूटन होगा। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है ना। बट इसका प्रोजेक्टाइल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन एंगुलर मोमेंटम से इसकी अप्रोच क्लियर होती है, ठीक है। तो एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। तो अगर यहाँ मैंने ये सिंपल सा फंडा है कि किसी भी जगह पर मुझे अगर एनर्जी लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ एम और वी स्क्वायर, और जनरल पॉइंट पे वी मुझे पता ही है ऑलरेडी, अभी अपन करके आए, क्या करके आए, ये वी जनरल पॉइंट पे एक तो यू कॉस थीटा, है ना, का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाने का वैसे कोई मतलब नहीं है, और ये कितना हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, इन सब का होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, इन सब का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाली कहानी मिल जाएगी, है ना। तो ये आपके पास v मिला, तो हाफ, अच्छा ये v यहाँ चिपका दीजिए, तो जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, है ना, जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी। लेकिन दूसरी चीज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिस पर जेई एडवांस में सवाल आए हुए हैं, जेई एडवांस में सवाल आए, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आगे लेते हैं हम, है ना, 1 मिनट, है ना, आगे लेते हैं। तो अगर ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा और वो ब्रेक हो गया, है ना, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो गया, कितने भी पार्ट्स उसके हो सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में वो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के पहले तो वो एक ही था ना, हाँ एक ही था, एक ही ब्रेक हुआ, तो पहले मोमेंटम मैंने लिख दिया पी इनिशियल। अब बाद में किसी दूसरे ने बाहर से हथौड़ा मार के तो उसको तोड़ा नहीं, उसका इंटरनल, जैसे बम है, बम अपने ट्रेजेक्टरी पर अपने से ब्रेक हुआ, इंटरनल फोर्सेस के कारण ब्रेक हुआ, तो इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज नहीं करेगा और वो भी लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, यानी फाइनल मोमेंटम रहेगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक ही लाइन में तीनों टुकड़े, चारों टुकड़े, 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो टुकड़े परपेंडिकुलर जा रहे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, और P कितना होता है M1V1 प्लस M2V2, या आधे आधे टुकड़े में टूटे तो वो हो गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है आपको, ये अगर हो जाए तो डेफिनेटली इनिशियल और फाइनल लगाना है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये P इक्वल टू एम बी होता है, V एम बी हो गया, V का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैसी कुछ कहानी हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, हाफ, एक मिनट, हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ एम का ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एम स्क्वायर और वी, तो ये आ गया पी स्क्वायर बाय 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी आपको इस फॉर्मेट में अगर कोई रिलेशन आए तो ये देखना है। अब ये तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा, रोटेशन से भी इसमें क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि अगर मान लो कि ब्रेक हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, उसका जो पाथ होगा वो रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। नहीं समझ में आई बात, अरे जो पाथ होगा, अगर ये टुकड़ा एक ही बम होता, बिखरता नहीं, एक्सप्लोड नहीं होता, तो कहां जाके गिरता, जहां इसको गिरना होता। अब ये टूट गया तो वहां क्या गिरेगा, जरूर नहीं वहां नहीं गिरे, लेकिन वहां कौन गिरेगा, वहां सेंटर ऑफ मास जो कि इनविजिबल है वो जाके गिरेगा। यानी सेंटर ऑफ मास का पाथ, यानी अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी अगर आपके पास है तो वी सी एम इक्वल टू क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपान क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस vcm कांस्टेंट रहने वाला आपके पास, ठीक है। तो यहां से
अभी एक क्वेश्चन ही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा कॉन्सेप्ट, ये वाला भी अच्छा ही है ना। एडवांस का इस पर इलिस्ट्रेशन है, तो मैं चाहे तो इस क्वेश्चन के बाद ले लेता हूँ। एडवांस वाला आई थिंक लिया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, वो बहुत कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है, ये वाला भी नहीं है। यस 50 नहीं, ये तो बहुत ही अल्ट्रा लेवल का न्यूमेरिकल है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, मिल जा भाई, मिल जा 0.5 तो यस, ये वाला क्वेश्चन है जो कि इसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म पर दिया गया है, ठीक है। पर पहले थोड़ी सी थ्योरी है, ये वाली डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट की है। तो अब इस पे आप कैसे निकालेंगे, अगर आप निकाल लेते तो बहुत बढ़िया बात है ना। ये सब डिग्री में दिए गए हैं, यानी कहा गया है कि जब, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में है क्या कहानी ये वाली, कि एक तो ये वाले ऐसे बनते हैं डायग्राम, ये मैंने इसको फेंका तो ये आपके पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी u, और कोई फाइनल वेलोसिटी या t टाइम की वेलोसिटी, ये उसके साथ एंगल बना रही है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, तो और ये एंगल है थीटा। तो थीटा आपको दिया गया है इसमें, ये वाला, ये थीटा दिया गया है। किसी प्रोजेक्टाइल को 53 डिग्री से फेंकते हैं तो कितने कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी। तो उसको कहा गया है किसी एंगल को 53 डिग्री पर फेंका गया है ओरिजिन, यहां से ओरिजिन से, तो कितने टाइम बाद या कितनी, जब वो 83 डिग्री एंगल बना रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कॉन्सेप्ट बड़ा पेचीदा कुछ नहीं, है ना। इसी में एक ये भी बोला जाता है कि डायरेक्टली आप जानते ही इसके बारे में कि ये वाली वेलोसिटी फेंकी गई है, ये u था, तो कितने टाइम बाद ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये तो याद है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये वाला टाइम क्या लिखते हैं हम, बोलो, u/g sin थीटा लिखते हैं ना आप लोग, ये तो रट्टा मार के रख रखा है, याद रखा। तो ऐसे ही ये वाला जो एंगल 90 न होकर 83 है, 98 है, 113 है, ऐसा कुछ एंगल है, तब क्या करेंगे। और उसने ब्रैकेट में इनकी वैल्यू भी नहीं दी है। क्लियर, चलो इसको करते हैं। तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो मैं कोई एक मेथड बता देता हूं, शॉर्टकट मेथड, अगर आप वेक्टर पसंद करते हैं तो उससे, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पसंद करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 वेक्टर लिखेंगे और उससे ये, फिर ये सारा काम नहीं कर सकते, उससे आप सारा काम नहीं कर सकते। तो जिससे सारा काम कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, है ना। ट्रेडिशनल मेथड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अनब्रेक होता ही है, अनचेंज्ड होता ही है, तो वो करके निकाल लोगे आप लोग, है ना। बट वो भी अगर चाहिए तो कमेंट में मुझे बोल दीजिएगा, तो वो भी सॉल्व कर दूंगा मैं, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया जाएगा। लेकिन हमें एक अलग मेथड पे काम करना है। तो देखो वो मेथड क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको फ़ायदा देने वाली है ना। तो ये वाला u वेक्टर, और एक जनरल वेक्टर की मैं बात कर देता हूँ कि ये मान लो कि जनरल वेक्टर है, और जनरल वेक्टर का मतलब हुआ कि आफ्टर टाइम t, है ना, ये v वेलोसिटी बन चुकी है इसकी, तो ये v वेलोसिटी बन चुकी है। हाँ, तो आप देखिए कि ये वाली वेलोसिटी आपके पास ऐसे कुछ v वेलोसिटी बन रही है, और ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल बोलो अल्फा बना रहा है। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, यहाँ पे ये v को मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, ये वेक्टर को शिफ्ट किया, और ये ओरिजिनल वेक्टर से कितने एंगल बना रहा है, अल्फा वेक्टर बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, सॉरी। और ये वाला यहाँ कहीं होगा, तो ये इस पे मास किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लगा, मास पर वेट किधर लग रहा है, g, तो ये gt देखिए बिल्कुल प्योरली एडवांस की अप्रोच, ये अल्फा है ना, और ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, बोलो 90 माइनस थीटा। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ये 90 और ये एंगल थीटा, तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, इस ट्रेंगल को यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ, देखो यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ, ये इनिशियल वेक्टर u,
ये वाला जी टी वेक्टर और ये वाला वी वेक्टर है ना, तो ये एंगल और ये वाली कहानी एक्स एक्सिस की, तो ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये एंगल वी, और ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, ये यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये वाला एंगल यही होगा ना, 180 में से माइनस करना एक्चुअली, यानी 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये एंगल फाइनली मुझे निकल के दे देगा कि 90 माइनस अल्फा, हाँ अल्फा को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है, और माइनस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपके पास, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही एंगल है जो यहाँ पर है ना, तो इस एंगल को ये ध्यान रखिएगा। अब बड़ी आसान सी बात है, बड़ी आसान सी बात है, और वो ये है कि मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये है तो साइन ला लगा दीजिए यहाँ पे, ये यू वेक्टर, ये वी वेक्टर है ना, ये और ये जी टी नॉट माइनस जे किया जे जैसा भी वो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लिया यू वेक्टर अपान में यू के सामने वाला एंगल कितना है, ये वाला साइन 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू वी वेक्टर, कितना हो गया वी वेक्टर, देखो ये वी के सामने वाला कितना 90 माइनस थीटा, तो साइन रूल लगा रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा, और ये वाला वेक्टर कौन, ये वाला वेक्टर है जी टी, तो ये लिख दिया मैंने जी टी, जी टी के सामने वाला वेक्टर कितना हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब एक जादू दिखाता हूँ, जादू सिर्फ जादूगर ही नहीं दिखाते हैं, है ना, अपन भी देखते हैं, चलो यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, u वेक्टर में लिखो तो ठीक है, u साइन, इसको 5 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन के बाद आ गया कॉस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू वी कॉस थीटा और जी टी साइन अल्फा, ये आप रट्टा मार के याद रख लीजिएगा, है ना, रट्टा मार के याद रख लीजिएगा, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये वाला चीज़, स्टार लगा के देख लीजिए कैसे इसको समझना है। कि अब देखो मैंने पहले केस में क्या लिखा था आपको सामने, पहले केस में मैंने लिखा था कि 83 98 113 क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि 83 एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये इनिशियल वेक्टर है और ये सर्टन टाइम के बाद ये मान लो कि v वेलोसिटी है, तो ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा, और ये कितना क्या कितना कितना 83, और क्या था यार वो देखो ना ऊपर कौन कौन से थे एंगल हो, 83 98 और 113, 83 98 और 113, 83 93 और 113, ये एंगल है अल्फा, यानी इनिशियल वेक्टर और सर्टन टाइम बाद जो वेक्टर है वो इतने एंगल बना रहा है। अब इनका तो आपको वैल्यू भी याद नहीं है, लेकिन इससे आपको करना है, ये एंगल आप यहाँ से आप बात करेंगे तो प्रोजेक्शन एंगल हो गया थीटा, है ना। तो अब देखिए अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा बड़ी बेस्ट कहानी यहाँ से आपको दिखेगी, अल्फा कितना है 83 है, 83 माइनस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है उस केस में 53 है, माइनस 53 करो कितना हो गया जी, ये गया तो ये 30 डिग्री आ गया, तो ये वाला वेक्टर कितना आएगा, इस वेक्टर के नीचे वाला कॉस अल्फा माइनस 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। अब 83 के बाद कितना हो गया देखो 93 हो गया, 93 माइनस कितना 53, इसको बताओ कितना हुआ, ये जीरो और ये कितना हुआ 93 लिया मैंने, हाँ और 53 थी, ये वाला कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ। और उसके बाद कितना आ गया 93 माइनस 113 अल्फा, सॉरी 83 के या वाट है, एक मिनट देखो 98 है, सॉरी 93 नहीं है 98 है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 98 है। तो अब देखिए 98 तो ये वाला कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया 45, ये भी आपके लिए क्या नॉन एंगल है। और फिर कितना हो गया 113, और जब 113 एंगल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे,
है ना, 113 एंगल जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 113 माइनस अगेन 53, तो ये कितना हो गया, 3 में से 3 जाएगा ये, और ये कितना हो गया, 6 और 5 गया, तो ये 60 डिग्री इन दोनों का। अब कॉस थीटा कॉस 53 का पता ही आपको, तो निकाल लीजिए ना सारे एंगल का कॉम्बिनेशन। नीचे भी दे रखा है, जब इसका एंगल 37 होगा तो उसमें कुछ कुछ दे रखा है, तो उन पर रख लीजिए। अब मैं परपेंडिकुलर वाला केस लेके आपको इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये वाला फार्मूला u बाई जी साइन थीटा है ना, u बाई जी साइन थीटा टाइम जब की बात है। अब इसका परपेंडिकुलर वाला केस देख लीजिए। परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अल्फा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा तो 1 हो गया, है ना। तो यहाँ से वेक्टर इन कॉम्बिनेशन को जी को तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ देखिए अगर ये 90 डिग्री होगा डेफिनेटली तो अल्फा की वैल्यू सर्टन वैल्यूज हो जाएगी कुछ। कॉस अल्फा कितना है 90, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, u बाय साइन थीटा, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आपके पास आ गई, ये तो 1 हो गया, है ना, ये तो 1 हो गया, और g इधर चला गया तो ये आ गई u बाय जी साइन थीटा। क्या यही फार्मूला आप रट के याद रखते थे? तो यहां से मैंने एक स्पेशल केस को डिराइव किया, ऐसा जनरल केस इस वेक्टर से निकाल सकते हो, और बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है ये। अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इस चीज को इंकरेज करेगी, आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मल्टीप्लाई करेगी। तो ये एक स्पेशल केस, परपेंडिकुलर वाला केस तो हर जगह है ना करवाते हैं लोग, बट ये जनरल केस है, इसको पकड़ के रखिएगा आप, है ना, जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये वाला साइन रूल है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप, ये वाला कॉम्बिनेशन देख लीजिए 63 82, बस इसमें 37 माइनस करेंगे तो फिर एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू नोन। अब यहाँ देखने से पता चलता है कि यार ये वैल्यू तो पता ही नहीं है हमको, लेकिन ये एक्चुअल अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू है, और इसके करने के तरीके दूसरे भी होते हैं, ट्रेडिशनल तरीके जो आम लोग में मार्केट में करवा रहे हैं, लेकिन मैं उससे नहीं करके थोड़ी सी ये स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वहाँ आ जाते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा ये जेईई एडवांस में पूछा गया है ना, ये जेईई एडवांस में रिसेंट ईयर में पूछा गया है। तो कुछ नहीं है ना, प्रोजेक्टाइल है, जब इसको थ्रो किया गया है तो 45 डिग्री कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस है। तो देखिए यहाँ से इसको जब फेंका गया तो फिका है ना, यहाँ आकर क्या हुआ, ब्रेक हुआ। अगर ये नहीं होता तो क्या होता है इसका, ये नहीं होता तो ये पाथ किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। आप चाहो तो मैं इसे समझा देता हूँ, है ना। और ये वाली कहानी कितनी है, ये यहाँ तक की आर होती तो ये मैक्सिमम हाइट पे गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये एंगल जिससे फेंका गया, ये वेलोसिटी u है, और ये u कितनी दे रखी है आपको, कहाँ दी, 5√2। ऑलरेडी ये डेटा मिल जाएगा और नेट पे भी मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है, 5√2 मीटर पर सेकंड। बट इससे अप्रोच समझा रहा हूँ। वो एंगल कितना 45, कहाँ से 45, फ्रॉम द वर्टिकल है ना, फ्रॉम द वर्टिकल ये वाला एंगल दिया है 45 है, तो ये 45 ही होगा, है ना, इससे कोई वो नहीं। बट लैंग्वेज पढ़ते हुए ये 30-60 होता तो फिर ये चेंज हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी स्प्लिट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कहने का अर्थ है कि अब ये भाई साहब क्या हो रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं, है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहे हैं। और जब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होंगे तो ये वाला पार्ट है ना v1 से जा रहा है, जिसका मास इक्वल पार्ट्स मतलब m/2 है, और दूसरा वाला मास क्या हो रहा है, वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली, ये अगेन बोल रहा हूँ, है ना, फॉल्स, लैंग्वेज बड़ी स्पेशली पड़ी, फॉल्स, रिलीज, ड्रॉप। अगर ये सब होता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। और 0.5 सेकंड आफ्टर स्प्लिटिंग, है ना, 0.5 सेकंड आफ्टर स्प्लिटिंग द अदर पार्ट, है ना, t सेकंड आफ्टर स्प्लिटिंग। कहाँ, पहला वाला पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में ये 0.5 सेकंड लगाता है, तो ये वाला भी उतना ही टाइम लगाएगा या न लगाएगा वो एक अलग बात है। फॉल्स ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाली ध्यान, फ्रॉम द ओरिजिन ये यहाँ गिरता है, तो x कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगा दीजिए आप। इनिशियल अगर मैं इसके अलग अलग वेलोसिटी की बात करूँ तो ये क्या था, 5√2 कॉस थीटा, तो है ना u cos 45 डिग्री, u कितना है 5√2 और ये 45 है, तो ये 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 5। तो इधर जो स्पीड है वो भी 5 है, इधर जो स्पीड है वो भी 5 है। तो यहाँ जब ये ब्रेक नहीं हुआ था तब
है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, m इंटू कितनी थी, 5 थी, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पे तो एक ही कंपोनेंट रहता है u cos थीटा, और वो कितना, वो अनचेंज्ड है, और ये है ही है ना, तो ये हुआ। बाद में कितना हो गया, अब यहाँ ध्यान रखना है, बाद में एक एक तो इस साइड जा रहा है ना, आई कैप के, तो उसका मास कितना है m/2 और v1 जो वही निकालना है, और दूसरा दूसरा कहाँ जा रहा है, ये किधर आ रहा है, आई कैप की तरफ जा रहा है, प्लस दूसरा कितना है, ये भी m/2 है, और ये क्या है, रिलीज है या फॉल्स है, तो u इसका कितना इनिशियल 0 है ना, तो ये मोमेंटम लिखा ना mv, और ये किधर जा रहा, -j की तरफ जा रहा। अगर ये रिलीज नहीं होता, इसकी भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती, तो डेफिनेटली उसको भी हम काउंट करते हैं यहाँ पर, और फिर अंडरवुड स्क्वायर करके, है ना, स्क्वायर करके ऐड करते हैं अंडरवुड के अंदर, तब ये चीज निकलती। बट ये वाला फैक्टर तो 0 ही हो गया, पूरा 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, m इंटू 5, और ये आ जाएगा m/2 v1, है ना, तो m से m गया, और यहाँ से v1 आपको मिल जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मिल जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी कहानी यहाँ से ये समझ में आती है कि भाई जब इसकी वेलोसिटी टूटने से पहले तो कम थी, टूटने के बाद में इसकी कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई। ये ध्यान रखिएगा, जब ज़्यादा हो गई, है ना, तो यहाँ से देखिए हाइट कितनी है, h सेम है, एक्सीलरेशन सेम है इसने, और जब ये वेलोसिटी कौन सी गेन करी इसने, हॉरिजॉन्टल गेन करी, तो इसका भी वर्टिकल वेलोसिटी का तो 0 ही कंपोनेंट है, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा जितना इसका होगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी वही रहा, वर्टिकल डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन भी वही रहा, तो कितना टाइम भी ये भी 0.5 ही लेगा, तो 0.5 तक ये चलेगा, इधर ये वाला चलेगा। तो ये वाला सेपरेशन कैसे निकालूंगा मैं, ये वाला सेपरेशन में निकाल लूंगा डेफिनेटली। कैसे, तो 10 इंटू 0.5 सेकंड ही लगेगा, तो 0.5 सेकंड, तो ये आ गया 5 मीटर। तो ये वाली कहानी तो आ गई आपको 5 मीटर, और ये वाली r/2 है, तो r/2 लिख दीजिए यहाँ पे, पहले तो r नोट कर लीजिए, ये कितनी होगी 2ux इंटू uy/g, करते ही आए अभी, तो 2ux कितना 5 है, uy कितना 5 है, बाय 10, तो ये 10 से ये 10 गया, है ना, तो ये आ गया 5। ये आया है रेंज आई है, लेकिन ये रेंज कितनी है आपके पास, आधी है, तो x निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, r/2 प्लस ये कितना आया 5, है ना, ये कितना आया 5, तो r/2 कितना है 5/2 प्लस 5, तो ये आ गया 7.5 मीटर दूर जाके गिरेगा। ये वाली एक कहानी है। एक तो ये मेथड है जो कि ऑलरेडी हर जगह मिल जा रही है आपको, है ना, नेट पे मिल जाएगी, बट एक दूसरी मेथड भी है इसकी, सेंटर ऑफ मास वाली, है ना, तो ये रोटेशन का है, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा ही हो गया है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन कितने कितने बच रहे हैं। ये वाला भी क्वेश्चन एडवांस का ही है, और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, ये 12th वाला है, 12th में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझ लेंगे तो डेफिनेटली ये भी हो जाए, तो ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। बट 1-1.25 घंटे का तो वीडियो होने ही जा रहा है आपका, ठीक है, तो वैसा ना किया जाए कि चलो थोड़ा सा मैं इसका है ना डिक्टेशन दे देता हूँ, क्या समझना है एक्चुअली है, क्या कहानी इसकी, है ना, ये कैसे क्या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ना। ये क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, इसकी x की वैल्यू अगर आ जाए, तो आप कमेंट में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या फिर इसके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बात ही थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जिसका अपना मास है ना 50 ग्राम है, और 100 मिली कूलम उसका चार्ज है। 50 ग्राम का कोई लोहे का टुकड़ा समझ लीजिए, उसको फेंका गया है, उस पर चार्ज कितना है 100 मिली कूलम, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर इंटर करता है, हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री के, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर ये किसी में इंटर करता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, इसकी यहाँ प्योरली वेलोसिटी कितनी है v है, या सिंपल कितनी u cos थीटा है, सिंपल कितनी है u cos थीटा है। और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है आपको, आई थिंक कितना 53 है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 है, कोई बात नहीं 37 है, u50 दे रखा है, ये सब। अब यहां जब इंटर करने के बाद ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, यानी इनवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अपवर्ड लगेगा फोर्स, और ये क्या बनाएगा, ये कुछ ना कुछ बनाएगा जो इसकी इच्छा होगी, ये एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और ये होके ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ से एग्जिट होके
यहाँ से होता 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 यहाँ आके गिर जाएगा। ये का ट्रेजेक्ट्री, इट एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, है ना, एग्जिट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सम वेलोसिटी एंड फाइनली रीच्ड एट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ वापस पहुंच गया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्स क्यूब बाय 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू आपको क्यूब दे रखा है, सॉरी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, एडवांस का क्वेश्चन है। अब ये भी ध्यान रखना है क्रॉस ही होगी, या देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसने, है ना, फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक उसका डायरेक्शन नहीं बताया। अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और ये यहां से इसकी वेलोसिटी करके, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है या ये पॉसिबिलिटीज, सिर्फ सॉल्यूशन, हालांकि इसका तो नेट पे भी नहीं मिलेगा आपको सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्रिएटेड क्वेश्चन है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने वाला है, तो वो देख लीजिए। बट कौन सा अप्रोच लगने वाला है इस पर, नीचे वाला कि ऊपर वाला, या, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बतानी है इसको सेपरेटली लगभग मुझे, क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी जगह से चुराया हुआ क्वेश्चन नहीं है जैसे कि सब करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन क्रिएटेड है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है कि इसका क्या आंसर आना चाहिए, और आंसर आना चाहिए तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट को इनबिल्ट किया है मैंने, है ना। तो इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, बट इसका आंसर दे दूंगा, नहीं, आंसर देने में फिर थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा, मामला इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, है ना, तो थोड़ा सा एंगेज होते हैं और आगे की पॉसिबिलिटीज आप कैसी है वो सब मिलते हैं। तो इसका बी निकालना है, और ये वाला पाथ होगा कि ये वाला पाथ होगा, ये आपको देखना है ना, ये वाली चीज़ देखनी है। तो चलिए, ये आज की कहानी यहीं तक है, बाकी तो अभी न्यूमेरिकल तो काफ़ी बचे हुए अपने, लेकिन फिर उसके लिए मैं अलग से चीज़ें लेकर आऊँगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक आपको भी सिटिंग देना अच्छी बात नहीं। और वीडियो के बारे में क्या ख्याल है क्या नहीं,